आज के क्लास में आज के क्लास में आप लोग को फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल बताया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई दफे पूछ चुका है। फिजिक्स सेकंड का जो पहला चैप्टर है लाइट का, प्रकाश का, उसी का कुछ न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल हम लिखे भी हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखे क्या है कि किसी 60 अंश का अपवर्तनांक वाला अपवर्तक कोण वाला प्रिज्म है। 60 अंश का अपवर्तक वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है 1.414 है। न्यूनतम विचलन की दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित के मान की गणना करना है। पहला, न्यूनतम विचलन कोण की गणना करना है। दूसरा, आपतन कोण की गणना करना है। तीसरा, अपवर्तन कोण की गणना करना है। और चौथा जो है निर्गमन कोण की गणना करना है। ये जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में 2-3 दफे पूछ चुका है क्वेश्चन और 5 नंबर में दिया है। तो सबसे पहले तो कितने का अपवर्तक कोण है? ए, प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है आपका। ये जो वैल्यू है, ए का वैल्यू हो गया 60 अंश है। अपवर्तनांक यन का वैल्यू कितना दिया है? 1.414 है। 1.414 है। तो एक हम लोग पहला जो न्यूनतम विचलन के लिए लिखेंगे, प्रिज्म कोण, अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण, अल्पतम विचलन कोण और पदार्थ के अपवर्तनांक में एक संबंध स्थापित किए थे पिछले जो क्लासेस में हमने किया। तो एक फार्मूला हम लोग सिद्ध किए थे, n इक्वल साइन, हम लोग सिद्ध किए थे n इक्वल साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, n इक्वल साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। हमने कहा a का वैल्यू कितना है? 60 अंश है। n का वैल्यू कितना है? 1.414 है। अगर ये कहा जाए तो ये किसी का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? √2 का। तो हम चाहें तो 1.414 रख दें या उसकी जगह क्या रख सकते हैं? √2 हम जैसे रख दिए तो √2 हो गया इक्वल साइन a हमारा 60 अंश है प्लस डेल्टा m क्वेश्चन मार्क है पूछा है अपॉन साइन a का वैल्यू कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये बटे 2 हो गया। ये हमारा कैंसिल होके कितना होगा? 30 अंश। हमने कहा साइन 30 क्रॉस इंटू करें, तो अगर क्रॉस इंटू करें तो ये हमारा हो जाएगा √2 साइन 30 डिग्री इक्वल साइन 60 पहले से है प्लस डेल्टा m बाई 2 √2 साइन 30 अंश पानी में 2 साइन 30 अंश बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया। साइन 30 का मान रख दिया जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2 इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। हमने कहा अगर इसका भाग दे दें तो आ जाएगा 1/√2 1/√2 इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। हमने कहा 1/√2 साइन डिग्री का वैल्यू, कितने डिग्री का वैल्यू? 45। तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 45 अंश। तो ये हो गया साइन 45। 1/2 में तो कितने का मान है? 45 अंश का है। तो 1/√2 की जगह लिख देंगे साइन 45 बराबर साइन, यहाँ हो गया 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। दोनों तुलना कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 45 इक्वल साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? साइन 45 है तो 45 बराबर 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। क्रॉस इंटू किया जाएगा तो 60 प्लस डेल्टा m इक्वल हो जाएगा 45 गुणे 2 90 अंश। अर्थात डेल्टा m का जो वैल्यू आया 90 में से 60 हम लोग घटा देंगे, डेल्टा m इक्वल 30 अंश। अर्थात पहला का आंसर आ गया हम लोग का। जो न्यूनतम विचलन कोण पूछा है तो न्यूनतम विचलन कोण कितना डिग्री का है? 30 अंश। दूसरा क्या पूछा है? आपतन कोण। तो यही फार्मूला सिद्ध करने में हम लोग आपतन कोण I बराबर लिखे थे a प्लस, हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है? a प्लस डेल्टा m बाई 2। I इक्वल क्या होता है? a प्लस डेल्टा m बाई 2। हमने कहा a का वैल्यू कितना डिग्री है? 60 है। डेल्टा m हम लोग निकाले हैं, कितना डिग्री निकाले हैं? 30 और बटे में 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आपतन कोण भी आ गया 60 और 30 90 बटे 2। अर्थात आपतन कोण का मान कितना आ गया? 45 अंश। पहला का आंसर हो गया कितना? 30 अंश। दूसरा क्या पूछा था? आपतन कोण। आपतन कोण का आंसर कितना आ गया? 45 अंश आ गया। नंबर थर्ड, तीसरा क्या पूछा है? आर, अपवर्तन कोण। तो इसी में हम फिर कहेंगे आर इक्वल टू क्या जानते हैं? तो आर इक्वल टू लिखा गया था a बाई 2। आर इक्वल क्या होता है? a बाई 2। a का वैल्यू कितना है? 60 अंश है। तो आर इक्वल हो जाएगा 60 बटे 2
बराबर कितना अंश, अर्थात अपवर्तन कोण कितना आ गया, 30 अंश आ गया। और नंबर 4 चौथा क्या पूछा है, निर्गमन कोण। तो निर्गमन कोण किस स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की दिशा में जो दिया भी है, किस दशा में, तो न्यूनतम विचलन की दशा में अगर निर्गमन कोण की बात करें तो आई डैश का जो वैल्यू होता है वो आपतन कोण आई के बराबर होता है। आई डैश का जो वैल्यू होता है आपतन कोण आई के बराबर होता है, अर्थात इसका निर्गमन कोण का जो मान आएगा वो भी कितना होगा, आई के बराबर। और आई का मान कितना है, 45 अंश, अर्थात यहाँ मिला लीजिएगा। क्वेश्चन जो दिया था उसका चारों को सोल्यूशन हुआ। क्या दिया था, 60 अंश के अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का यदि अपवर्तनांक 60 अंश के अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया था 1.414 है। न्यूनतम विचलन की दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित के मान की गणना करना था। पहला न्यूनतम विचलन कोण माने डेल्टा एम का मान पूछा था, दूसरा आपतन कोण माने आई का वैल्यू पूछा था, अपवर्तन कोण आर का वैल्यू था, निर्गमन कोण आई डैश। तो पहले न्यूनतम विचलन की दशा में अपवर्तनांक प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक प्रिज्म कोण और अल्पतम विचलन कोण में जो संबंध है वो क्या होता है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू होता है। वैल्यू रखेंगे, रख के वैल्यू किसका निकाल देंगे हम लोग, डेल्टा एम का निकाल लेंगे। डेल्टा एम का आ गया, उसी फार्मूले में हम लोग लिखे थे आई इक्वल क्या होता है, तो आई इक्वल होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। यहाँ से आई का वैल्यू निकल जाएगा, फिर उसी से किसका वैल्यू निकालेंगे, अपवर्तन कोण का भी आर का भी फार्मूला था ए बाई टू, वो निकल जाएगा। और न्यूनतम विचलन की जो दशा में, न्यूनतम विचलन की दशा में जो होता है दोनों कोण कौन, आई डैश और आई, निर्गमन कोण और आपतन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में का बता रहे हैं, एक और सेकेंड क्वेश्चन है कि +5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर वाले, +5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर वाले, -3 डायोप्टर वाले क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, वाले क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की क्षमता व फोकस दूरी की गणना कीजिए। क्वेश्चन का दिया है कि +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर वाले, +5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर वाले क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी की गणना करना है। हमारे पास कितने क्षमता दिया है, दो है। P1 का वैल्यू क्या दिया है, +5 डायोप्टर है, हमने कहा P2। सिंपल सवाल है, ऐसा सवाल कभी 2 नंबर में दे रहा है और कभी 3 नंबर में भी दे रहा है, तो पहले क्या करेंगे, जो क्षमता दिया होगा उनको लिख लिए। P1 हो गया +5 डायोप्टर, P2 इक्वल हो गया -3 डायोप्टर। पहला चीज क्या पूछा है, क्षमता। तो जो संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है ये होता है P इक्वल P1 प्लस P2। P इक्वल क्या लिख देंगे, P1 प्लस P2, अर्थात P इक्वल P1 का वैल्यू हो गया +5 डायोप्टर, P2 हो गया -3, कितना डायोप्टर हो गया, +2 डायोप्टर, कितना आ गया, +2 डायोप्टर। दूसरा पूछा है फोकस दूरी, तो क्षमता और फोकस दूरी में एक संबंध होता है P बराबर 100/F। क्षमता और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, क्या होता है, P इक्वल टू 100/F।
हमने कहा यफ का वैल्यू पूछा है, तो यफ इक्वल क्या लिख सकते हैं 100/p, अर्थात 100/p, p का वैल्यू कितना आया था 2 डायोप्टर, 2 भाग दे देंगे, अर्थात संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी 50 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, और इसकी क्षमता कितना आ गया +2 डायोप्टर। तो सिंपल सवाल था। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन एक दूरदर्शी के एक सूक्ष्मदर्शी की स्थिति में दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः एक दूरदर्शी की जो है अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी जो है क्रमशः 15 सेमी व 1.5 सेमी है। 15 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है। एक दूरदर्शी है जिसकी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी और 1.5 सेमी है। इससे अभिदृश्यक से, इसमें जो है अभिदृश्यक लेंस से जो है 3 मीटर की दूरी पर, अभिदृश्यक से 3 मीटर की दूरी पर एक वस्तु के लिए दूरी पर स्थित एक वस्तु को फोकसित किया जाता है। क्वेश्चन दिया है कि दूरी पर स्थित 3 मीटर दूरी पर एक वस्तु को फोकसित किया जाता है, और वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम जो है दूरी पर प्राप्त वस्तु का जो है अंतिम प्रतिबिंब जो है अस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर प्राप्त होता है। तो अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की, तो अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दूरी की दे रहा है कि गणना कीजिए, मिला लेना है। क्वेश्चन दिया है कि एक दूरदर्शी जो है कि अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, एक दूरदर्शी के जो है अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितना है 15 सेमी और 1.5 सेमी है। 15 सेमी और 1.5 सेमी है। इससे 3 मीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु को जब फोकसित किया जाता है तो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर प्राप्त होता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता हो। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी दूरदर्शी में पहले मिला लीजिएगा। अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्यादा दिया है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम है, तो ऐसे स्थिति में जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी d होता है उसका वैल्यू होता है mod VO प्लस UE। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर प्राप्त होता है
तब अनंत रहता तो यहाँ हम लोग एफ लिख लेते। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, वीओ प्लस यूई। हमको वैल्यू किसका ज्ञात करना है, वीओ का, और किसका ज्ञात करना है, यूई का। क्वेश्चन में वैल्यू दिया किसका, पहले उसको निकाल लेना है। अविदिश्यक लेंस की फोकस दूरी मतलब एफओ, एफओ इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अर्थात एफ दिया है 1.5 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति किससे, अविदिश्यक से, तो यूओ, यूओ का वैल्यू दिया है 3 मीटर। हमारे पास सेंटीमीटर टोटल है तो हम इसको लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर। अल्पतम प्रतिबिंब जो होता है स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर प्राप्त होता है अर्थात डी, डी का वैल्यू हम दे दिया है 25 सेमी। अंतिम प्रतिबिंब जो दूरदर्शी से प्राप्त होता है वो नेत्रिका लेंस से प्राप्त होता है। तो नेत्रिका लेंस के लिए डी और वी का मान दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन नेत्रिका लेंस की स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति को ऋणात्मक माना जाता है, तो 25 की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, -25 सेमी। इतना वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है। एफओ 15 सेंटीमीटर, एफई 1.5 सेंटीमीटर, यूओ 3 मीटर, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी माने डी का मान 25 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब दूरदर्शी की स्थिति में किस लेंस से प्राप्त होता है, नेत्रिका से, और नेत्रिका की स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों किस में लिया जाता है, माइनस में। अब हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, वीओ। ये हम निकालेंगे किस लेंस से, अविदिश्यक लेंस से। और किसका वैल्यू निकालना है, यूई, ये किस लेंस से लेंगे, नेत्रिका से। तो पहला हम लेंगे अविदिश्यक लेंस के लिए, अविदृश्यक लेंस के लिए। लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अविदिश्यक लेंस हो या नेत्रिका लेंस हो, लेंस का एक ही फार्मूला होगा, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/e। अविदिश्यक है वो लगा दिए, हमने कहा 1/fo, fo का वैल्यू है 1/15 इक्वल 1/v ज्ञात करना है। u का वैल्यू हमारे पास है 300 सेंटीमीटर। वस्तु सदैव माइनस में होता तो हो जाएगा -300। माइनस और माइनस क्या होगा हमारा, प्लस। प्लस को पक्षांतर करेंगे फिर दोबारा माइनस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल हो गया 1/15 माइनस 1/300। एलसीएम हो जाएगा इसका 300, 15 दूना के 30 अर्थात 20 माइनस 1, यहाँ हमारा आएगा 19/300, या v नॉट का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि 300/19 सेंटीमीटर। तो जो अविदिश्यक लेंस से इमेज प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, वो कितनी दूरी पर प्राप्त होगा, 300/19 सेंटीमीटर। अविदिश्यक के बाद हम लोग लेंस ले लेंगे नेत्रिका लेंस के लिए। अब ले लेंगे नेत्रिका लेंस के लिए, फार्मूला लेंस का वही रहेगा 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। नेत्रिका है तो ई लगा देंगे, तो Fe Ve Ue। Fe का भी वैल्यू हमारे पास है, Fe का वैल्यू कितना 1.5। Ve अंतिम प्रतिबिंब कितने पर, -25, ये हो गया 1.5 बराबर -1/25। Ue हमें ज्ञात करना है, पॉइंट काट के 0 बढ़ा लिए, मन करे तो 5 का भाग भी दे सकते हैं, तो 2/5 बराबर माइनस, जो माइनस हमारा है 1/25। जब पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25 इक्वल -1/UE। एलसीएम हमारा कितना हो गया 25, 5 गुणे 2 10, 5 10, यहाँ 1 -1/UE अर्थात UE का वैल्यू आ जाएगा -25/11, -25/11, ये भी आ गया सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। दोनों लेंसों के बीच की दूरी, डी का वैल्यू क्या लिखे, मॉड VO प्लस मॉड UE। VO का वैल्यू मान निकाल चुके हैं 300/19, 300/19 प्लस, क्योंकि मॉड का वैल्यू मतलब क्या होता है, माइनस हटा देंगे, 25/11, 25/11। आप इसका एलसीएम लेके इनटू करके अपना जो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा दोनों लेंसों के बीच की दूरी। फिर से मिला लेना है, वैल्यू किसका दिया था, विदिश्यक FO, नेत्रिका FE और वस्तु की स्थिति UO। उसके बाद डी का मान कितना था 25 सेंटीमीटर। पहले अविदिश्यक लेंस से इसका मान निकाल लिए VO का, फिर कौन सा लेंस ले लिए, नेत्रिका लेंस ले लिए,
किसका मान निकालिए, यूई का। फिर डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं, मॉड वीओ प्लस यूई। अगला नंबर चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के कांच के 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच के, इसका अपवर्तनांक भी दिया है, ए एन जी इक्वल 3/2। 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के कांच के अपवर्तनांक दिया 3/2। दो द्विअवतल लेंस, दो द्विअवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, संपर्क में 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के कांच के द्विअवतल लेंस दो ठो हैं, जिनको एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, जिनके बीच जल, जिनके बीच जो है जल, जल का भी अपवर्तनांक दिया है, ए एन डब्ल्यू इक्वल 4/3। जिनके बीच जल भरा है, जिनके बीच जल भरा है, संयोजन, संयोजन लेंस की क्षमता, संयोजन लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि संयोजन लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से मिला लेना है, दिया है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच के दो ठो द्विअवतल लेंस है, जिनको एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। इस संपर्क को क्या करते हैं, इस लेंस को उठा के जल में डाला गया है, तो संयोजन लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला तो हम लोग एक लेंस का पहले फोकस निकाल लें, जितना उसका आएगा, दोनों सेम है तो F1 और F2 इक्वल होगा। फिर उसके बाद संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्षमता निकल जाएगा। तो एक लेंस की अगर बात करें तो लेंस 1/f इक्वल, एक फार्मूला होता है कि अगर दो माध्यम हो, अगर निर्वात माध्यम हो तो n-1 1/r1 -1/r2 होता है। लेकिन अगर दो माध्यम दिया, जैसे यहाँ कांच है यहाँ जल है, इसका होता है n2 - n1/n1। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1/r1 - 1/r2। n2 माने कांच का अपवर्तनांक, n2 माने कांच का अपवर्तनांक, n1 माने माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ हमारे पास इस पर माध्यम का दिया है जल, तो हम क्या n2 का वैल्यू कितना 3/2, n1 का वैल्यू 4/3। दोनों की वक्रता त्रिज्या सेम है द्विअवतल की स्थिति में। एक चीज और बता दी, जैसे हमने कहा कि n2 का वैल्यू तो 3/2 है, n1 का वैल्यू 4/3 है। द्विअवतल लेंस की स्थिति में पहला पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या माइनस होती है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या माइनस की बजाय क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। द्विअवतल लेंस की स्थिति में पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। दोनों कितना दिया है, 10 है, यह भी 10 सेंटीमीटर, यह भी हमारा 10 सेंटीमीटर। टोटल वैल्यू मिल गया, यहाँ रखेंगे, इसको लिख देंगे F1 रीजन, क्योंकि दो ठो लेंस है। तो हमने कहा 1/f1 इक्वल 3/2 माइनस 4/3, बटे में n1 है 4/3 माइनस 1/10 और ये हुआ माइनस 1/10। ये हो जाएगा 1/f1 इक्वल एलसीएम क्रॉस इनटू 9 - 8/6, फिर बटे में 9 - 8/6 और बटे में क्या है 4/3 हो गया। यहाँ हो जाएगा इनटू -2/10, अगर चाहे तो लिख सकते हैं 1/5। ये हो गया हमारा 1/f1 इक्वल
9 में से 8 घटाएंगे, 1 1 2 3 4, चौथा बटा अंश में जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 गुणित 3। 9 में से 8 घटा दिए, 1 गुणित 3 बटे, ये हो गया 6 गुणित 4 इंटू -1/5, 3 दुना के 6, 1/f1 इक्वल टू हो जाएगा -1 बटा 4 दुना के 8 है, 8 5 40, अर्थात f1 इक्वल टू हो गया -40 सेंटीमीटर। f1 इक्वल टू कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर। जितना f1 का वैल्यू होगा, द्वि अवतल सेम है, तो f2 भी हो जाएगा कितना, -40 सेंटीमीटर। संयोजन है, संयुक्त किया जाए, 1/f1 प्लस 1/f2। संयोजन की स्थिति है, संयुक्त कर देंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2, एलसीएम ले लिया जाएगा वैल्यू रख के, तो 1 ये हमारा 40 है, -1/40, ये भी 1/40 है, अर्थात 1/f इक्वल टू -2/40, अर्थात लिख सकते हैं -1/20, अर्थात संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना हो गया, -20 सेमी। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्षमता और प्रकृति। तो प्रकृति तो क्लियर हो गया, माइनस में आ रहा, माने ये किस प्रकार का लेंस है। प्रकृति तो हम लोग निकाल लिए, अवतल लेंस। क्षमता पूछा है, P बराबर 100/f। क्षमता भी पूछा है, तो P इक्वल हम जानते हैं क्या होता है, 100/f इक्वल 100/-20, कट के कितना आ गया, -5 डायोप्टर। तो सबसे पहले फिर से मिला लेना है, दो वक्रता त्रिज्या दिया रहे, कौन सा लेंस है, द्विअवतल है, तो द्विअवतल लेंस की स्थिति में R1 माइनस होता है, R2 प्लस रहेगा, N1 N2 दे दिया है। एक लेंस के लिए पहले निकालेंगे क्या चीज, फोकस दूरी। जितना पहले लेंस की फोकस दूरी का वैल्यू होगा, उतना ही वैल्यू दूसरे का भी हो, क्योंकि एक ही वक्रता त्रिज्या और एक ही कांच के बने हुए दो द्विअवतल थे। तो F1 और F2 के वैल्यू इक्वल होंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हमारे पास है, 1/f इक्वल जानते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। फिर उसके बाद जब फोकस दूरी निकल जाएगा तो वहां से हम प्रकृति भी जान जाएंगे। अगर प्लस रहेगा तो लिखेंगे उत्तल लेंस, माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे, अवतल लेंस, और क्षमता P बराबर 100/f। क्वेश्चन नंबर 5 तब बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 तक ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर पर, 5 नंबर है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी है, एक बिंदु वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। एक अवतल लेंस को इस लेंस के साथ, जब एक अवतल लेंस को इस लेंस के साथ संयुक्त किया जाता है, अवतल लेंस को इस लेंस के साथ संयुक्त किया जाता है, तो प्रतिबिंब 30 सेमी आगे खिसक जाता है। तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है।
आगे खिसक जाता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करना है, दोनों माने उत्तल और अवतल, दोनों लेंसों की फोकस दूरी की गणना कीजिए, दोनों लेंसों की फोकस दूरी की गणना करना है। तो हमने कहा कि एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है। अवतल को बाद में संपर्कित करना है, पहले कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो हम पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी मान लें f1। हमने कहा u1 का मान कितना है? u1 का वैल्यू कितना है? 13 सेंटीमीटर। वस्तु तो दोनों को संपर्क में रखेंगे तो भी नहीं बदलेगा। प्रारंभिक उत्तल लेंस के लिए लेंगे पहले, ऐसे बल्कि लिख लिया जाए उत्तल लेंस की स्थिति में। पहले हमने ले लिया उत्तल लेंस के लिए, और जब हम उत्तल लेंस के लिए ले रहे हैं तो u कितना है? 15 माइनस 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। v इमेज कितना बन रहा है? वास्तविक बन रहा है 30 सेंटीमीटर पे। फार्मूला हम जानते हैं। f1 कर लिए इसलिए कर रहे हैं कि मान लें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 है और अवतल लेंस की फोकस दूरी को f2 मान दिया जाए। तो हमने कहा f1, तो 1/f1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 1/v1 माइनस 1/u1। 1/f1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/v1 माइनस 1/u1। हमने कहा u और v का वैल्यू है। यहां से उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकल जाएगा 30, u माइनस ये भी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/15, 15 एलसीएम ले लेंगे 30। f1 का जो वैल्यू आएगा 1/f1 इक्वल टू 2 और 1 3/30, 1/10। f1 का जो मान आ रहा है कितना सेंटीमीटर हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस को इसके साथ जोड़ दिया जाए। तो जब उत्तल लेंस को जोड़ दिया जाए तो इमेज 30 और आगे खिसक जाता है। ये तो उत्तल लेंस के लिए हो गया। अब संयोजन की स्थिति में, संयोजन माने दोनों लेंसों को जोड़ने पर, संयोजन की स्थिति में u के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, u हमारा 15 ही रहेगा। हाँ, v जो है 30 सेंटीमीटर था, 30 और आगे बढ़ गया तो v का मान कितना हो गया? 30 और 30 60 सेंटीमीटर हो गया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी संयोजन है तो 1/f। 1/f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम बल्कि इसको ऐसे कर दें, v1 कर दें, यहाँ किए थे। अब अगर 1/f इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 1/f इक्वल टू लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/v माइनस 1/u। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला f की जगह लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/f1 प्लस 1/f2। v का वैल्यू 60 है, 1/60 माइनस, और ये भी माइनस हमारा है, क्या हो जाएगा? प्लस 1/15। हमने कहा f1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। f1 का वैल्यू कितना है? 10। 1/f2 इक्वल एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, अर्थात 1/f2 इक्वल टू 5/60 माइनस 1/10। अगर एलसीएम की बात करें तो 60 हो जाएगा, माइनस 10 छके 60 6 या माइनस 1/60, अर्थात f2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया अवतल लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर, माइनस में आइए करेगा अवतल है तो, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी वो होगा कितना? 10 सेंटीमीटर। पहला चीज फिर से मिला लेना, पहले केवल उत्तल लेंस लिया था, पहले केवल उत्तल लेंस की बात किया तो हम केवल उत्तल लेंस के लिए निकाल लिए। फिर उत्तल लेंस से जब इमेज बन गया उसके बाद क्या कहा जाता है कि एक अवतल लेंस इसके साथ जोड़ दो, उत्तल लेंस के साथ जोड़ दो, तो संयोजन की स्थिति में ले लिए। संयोजन की स्थिति में वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो u का मान हमारा 15 ही रहेगा। भी 30 सेंटीमीटर खिसक जाता है तो पहले कहां बनना था? 30 पर, और 30 आगे चला गया तो 30 और 30 60 पे भी हो जाएगा। संयोजन लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान कितना जानते हैं? तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 रख देंगे, जिससे अवतल का निकल जाएगा। उत्तल हम लोग का पहले ही निकल गया था। क्वेश्चन नंबर 5 तब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है अब। क्वेश्चन नंबर 6 है कि
1.732 अपवर्तनांक वाले 1.732 अपवर्तनांक वाले समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए, इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा। इसमें दिया कि एक समबाहु प्रिज्म है, एक समबाहु प्रिज्म है और समबाहु प्रिज्म की स्थिति में पहले तो पूछा है अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इसके लिए आपतन कोण का भी मान क्या होगा। समबाहु है तो समबाहु का मतलब प्रिज्म कोण का मान, ए का मान तो 60 अंश हो गया, ए का वैल्यू कितना अंश हो गया, 60 अंश हो गया। सिंपल सा फिर वही जो पहला क्वेश्चन बताए थे फार्मूला वही लगाना है। साइन प्रिज्म है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान प्रिज्म है तो लगा देंगे एन इक्वल क्या लगा देंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। हमने कहा यन का वैल्यू कितना दिया है, 1.732 इक्वल साइन ए का मान हो गया 60 अंश, अल्पतम विचलन को डेल्टा एम पूछा है अपान साइन 60/2, ये हमारा 30 अंश हो जाएगा। हम कहेंगे 1.732 की जगह अभी क्या लिख सकते हैं, जैसे वहां क्या था 1.414 था तो 1.414 था तो हम लोग क्या लिखे थे √2, उसी तरह 1.732 की जगह क्या लिख सकते हैं √3 लिख दिए। अब क्या बच गया तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान कितना है साइन 30 का मान होता है 1/2, क्रॉस इंटू कर देंगे तो √3/2 इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये कितने डिग्री का वैल्यू है साइन में तो 60 अंश, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, साइन कितने डिग्री का वैल्यू है 60 अंश, तो साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे 60 बराबर 60 अंश बराबर हो जाएगा 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2, क्रॉस इंटू करेंगे 60 अंश प्लस डेल्टा एम इक्वल 120, अर्थात अल्पतम विचलन कोण अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो प्रिज्म कोण के समतुल्य आता है। 60 प्लस पक्षांतर करेंगे आ गया, पहला तो हो गया। दूसरा का पूछा इस स्थिति में आपतन कोण का मतलब आई का मान पूछा है, आपतन कोण आई का वैल्यू पूछा है, आई बराबर क्या लिखा गया था ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, आई इक्वल क्या होता है तो आई इक्वल होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये हो जाएगा ए का मान भी 60 अंश डेल्टा एम का मान भी 60 अंश बटे 2, अर्थात आई इक्वल टू 120 का आधा कर देंगे तो अल्पतम विचलन कोण भी 60 अंश आएगा, आपतन कोण भी इसका कितना अंश आएगा 60 अंश आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर है, 7वां क्वेश्चन जो आप लोग का है, दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, दिया है कि क्राउन कांच के लिए समतलावतल लेंस बनाना है, क्राउन
कांच के लिए समतला वतल, क्राउन कांच के लिए समतला वतल लेंस बनाना है, लेंस बनाना है जिनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी रखी जाए, वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए, कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता दिया है कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए, जबकि कांच का अपवर्तनांक जो है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक अपवर्तनांक जो दिया है 1 क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.65 है। इसमें आप लोगों से पूछा कि वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए, एक समतलावतल लेंस है। समतलावतल का मतलब क्या हुआ, समतलावतल लेंस में होता है पहला पृष्ठ समतल होगा, दूसरा पृष्ठ अवतल होगा। समतलावतल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल हो, वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल हो, दूसरा पृष्ठ अवतल हो, समतलावतल लेंस कहलाता है। तो अगर पहले की वक्रता त्रिज्या पूछे तो क्लियर है इंफिनिटी, क्योंकि समतल है। R2 दूसरा पृष्ठ अगर अवतल की स्थिति में होता है तो हम लोग प्लस आर मान लेंगे माना R2 इक्वल टू, क्योंकि दूसरा पृष्ठ अगर अवतल हो तो ऋणात्मक न मान के धनात्मक होता है। अब यहाँ हमको दिया है पी का मान कितना दिया है, -2.5 डायोप्टर। फोकस दूरी निकाल सकते हैं हम लोग 100 बटा के एफ, अर्थात 100 बटा के -2.5, 25 के 100 40, अर्थात ये जो समतलावतल लेंस है इसकी फोकस दूरी दिया है -40 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक भी दे रखा है 1.65। क्राउन कांच हो या कोई भी हो, द्वितलीय लेंस हो, फोकस का फार्मूला अब निर्वात है, चूंकि माध्यम अलग नहीं दिया, केवल कांच का अपवर्तनांक है। तो 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 minus 1/r2, 1/f equal to n-1, 1/r1 minus 1/r2। f का वैल्यू कितना है 40 है, तो -40 इक्वल 1.65, 1.65 n का वैल्यू हो गया -1, r1 इंफिनिटी है, r2 हमारा क्या है प्लस है, प्लस r है तो ये हो जाएगा माइनस है, तो 1/r यहाँ पे हो जाएगा -1 बटा के 40 बराबर 0 कितना 65 घटा देंगे तो इंटू -1/r, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस इंटू होगा तो 0.65 इंटू 40 का इंटू कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 4 5 20, 4 6 24 तो 26, अर्थात कितना सेंटीमीटर होगा वक्रता त्रिज्या 26 सेंटीमीटर। पहला चूंकि समतलावतल था तो समतलावतल की स्थिति में समतल पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या होता है इंफिनिटी माना जाता है। समतलावतल की स्थिति में समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या R1 को अनंत मान लेंगे, R2 चूंकि अवतल है तो दूसरा पृष्ठ अगर अवतल माना जाए तो वो माइनस की बजाय प्लस लिया जाता है, प्लस R मान लेंगे। P बराबर -2.5 डायोप्टर था, फोकस निकाल लेंगे, अपवर्तनांक दिया था, फार्मूला है 1/f इक्वल n-1, 1/r1 माइनस 1/r2, सॉल्व किया जाएगा तो क्राउन कांच का जो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आ जाएगी, कितने आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 हो गया। अब क्वेश्चन एक और है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक द्विउत्तल लेंस 8वां है, एक द्विउत्तल लेंस, हाँ इसका भी अपवर्तनांक दिया है n बराबर
1.5 एक द्विअवतल लेंस n बराबर 1.5 का बना है, 1.5 का बना है। इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं, इनके पृष्ठों की, प्रत्येक पृष्ठों की जो है, दोनों पृष्ठों की, इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर, इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हो। लेंस की क्षमताओं का अनुपात पूछा है कि लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब हवा में रखा हो, जब हवा में रखा हो, और जब हवा में रखा हो, और जब 1.25 अपवर्तनांक वाले 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया, 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया। क्वेश्चन दिया एक द्विउत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, पहला जब हवा में रखा गया हो, और दूसरा जब 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया हो। मान लिया जाए कि माना हवा में फोकस दूरी, मान लेते हैं हवा में जो फोकस दूरी है f है, और द्रव में फोकस दूरी को मान लेते हैं f डैश। हवा में फोकस दूरी उसका f मान लेते हैं, द्रव में जो फोकस दूरी है उसको मान लेते हैं कि f डैश है। अब यहाँ पे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। अगर हवा माध्यम के लिए लेते हैं तो 1/f, कांच के अपवर्तनांक को Na2 कहा जाएगा तो Na2 - 1 1/R1 माइनस 1/R2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले, 1/f इक्वल टू Na2 - 1 1/R1 माइनस 1/R2। अगर हम द्रव माध्यम के फोकस की बात करें तो f डैश, तो यहाँ थोड़ा सा फार्मूला हम लोग बदलते थे, Na2 - N1 बटे N1 हो जाता है। ब्रैकेट में वक्रता त्रिज्या रखने की कोई जरूरत नहीं, हम दो समीकरण बना लेंगे और करेंगे क्या कि समीकरण दूसरे में, चूंकि हवा का द्रव का पूछा है तो दूसरे में समीकरण पहले से यदि भाग दे दें, समीकरण 2 में जब समीकरण 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1/f डैश अपान 1/f इक्वल क्या बचेगा, तो Na2 - N1 अपान N1 समीकरण 2 का, और बटे में Na2 - 1 1/R1 माइनस 1/R2 कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4 चौथे बटे को जब अंश में ले जाएंगे ये हो जाएगा f अपान f डैश, f अपान f डैश हो जाएगा इक्वल Na2 माइनस N1 बटा के N1, Na2 माइनस N1 अपान N1 अपॉन N2 माइनस N1। हमने कहा ये तो अनुपात पूछा ही है तो f अपान f डैश इक्वल टू Na2 का वैल्यू कितना है 1.5, N2 का वैल्यू कितना है 1.5, N1 का वैल्यू कितना है 1.25, 1.5, N1 कितना है 1.25 बटे में N1 1.25, फिर बटे में है 1.5 माइनस 1, ये हमारा हो गया। अर्थात f अपान f डैश इक्वल टू 1.5 में से 1.5 में से जब 1.25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, और बटे में 1.25, फिर ये बटे में कितना आ जाएगा 0.5। तीसरे बटे को दूसरे स्टेप पे लाना है, ये हो जाएगा f अपान f डैश, f अपान f डैश इक्वल 0.25 बटे में 1.25 गुणित 0.5, 0.3 अंक का है
कैंसिल करके 0 बढ़ा देंगे, अर्थात 250 बटे 125 गुणे 5, ये हमारा 2 बार में घटेगा। एफ अपान एफ डैश इक्वल आ गया 2 बटे 5, अर्थात इसके माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा कितना होगा, अनुपात जो होगा फोकस दूरियों का कितना होगा, 2:5। इसे मिला लेना कहा दिया था। एक द्विउत्तल लेंस n बराबर 1.5, n2 हो गया कांच, n1 कितना दिया है 1.25। वक्रता त्रिज्या जब अनुपात में पूछे तो कोई जरूरत नहीं है रखना, हम 2 ठो इक्वेशन बना लिए, एक किसके लिए, हवा माध्यम में फोकस दूरी के लिए, और एक किसमें, द्रव माने जिस द्रव में रखा है। तो जब निर्वात लेंगे, हवा लेंगे, तो n - 1 1/r1 - 1/r2 के तहत हो जाएगा। जब सघन ले लेंगे तो ये बन जाएगा दूसरे समीकरण में, पहले समीकरण से भाग दे देंगे, भाग देने के बाद 4 स्टेप था, चौथा अंश में जाएगा, ये आ जाएगा 1 एफ अपान एफ डैश का तो वैल्यू पूछा ही है, n2 1.5 रख दिए, n1 की जगह 1.25, फिर रख के गुणा भाग करेंगे, और जब दशमलव कैंसिल करके गुणा भाग करके लाएंगे तो कितने अनुपात में आ गया, 2:5। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आप लोग का जो फिजिक्स सेकंड के पहले चैप्टर से अधिकतर देता है। कोई क्वेश्चन 3 नंबर का था, एक आध जो पहला क्वेश्चन बताए थे जिसमें 3-4 क्वेश्चन पूछा था वो 5 नंबर में दिया था। कल के क्लास में आप लोग को हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का डेरिवेशन प्लस उसमें जो न्यूमेरिकल देता है व्यतिकरण विवर्तन की स्थिति का, वो पढ़ाया जाएगा।